हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस रॉयल कोरियन ड्रामा के 3rd एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि आयन और हुईजू आपस में शादी करने का डिसाइड कर लेते हैं। प्रिंस कहता है कि हमें हमारे स्कैंडल के ठंडा पड़ने से पहले कुछ तो करना होगा ताकि हमारी हाइप बनी रहे। इसके बाद जब प्रिंस राजमहल के बाहर पहुंचता है तो वहां पहले से ही बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो उसके आते ही उससे हुईजू के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। तभी कार के अंदर से हुईजू बाहर निकलती है। प्रिंस और हुईजू दोनों हाथ पकड़कर सबके सामने अपने रिलेशनशिप को मंजूरी दे देते हैं। ये सीन तुरंत सुर्खियां बटोर लेता है और दोनों ही न्यूज में ट्रेंड करने लगते हैं। जब दोनों महल के अंदर जाते हैं तो वहाँ महल की हेडमेड लेडी चोई प्रिंस के पास आती है। वो हुईजू की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि रानी ने आपको अर्जेंटली मिलने बुलाया है। प्रिंस हुईजू से कहता है कि मैं रानी से मिलकर आता हूँ। हुईजू उसे आंख दिखाते हुए कहती है कि तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जा रहे हो। प्रिंस बड़े प्यार से उसे कहता है कि तुम जाकर आराम करो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वो चला जाता है। हुईजू उसे खिड़की से जाते हुए देखकर कहती है कि ये काफी अच्छा एक्टर है। उधर रानी आयन के स्कैंडल के बारे में पढ़ रही होती है। प्रिंस के आने पर वो कहती है कि तुमने कल आकर अपनी सफाई नहीं दी और आज तुम उस लड़की को महल में ले आए। अब तुम अपने स्कैंडल को कैसे झुठलाओगे? आयन कहता है कि मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है और हुईजू प्रेग्नेंट नहीं है। दूसरी तरफ किंग यून हुईजू के साथ बैठकर रामेन खा रहा होता है। अपने अंकल के वापस आते ही वो खुश हो जाता है। आयन के पूछने पर वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो हुईजू ने कहा कि पेट भरा होने पर आसानी से नींद आ जाती है। आयन उसे मेड्स के साथ वापस भेज देता है। हुईजू आयन से कहती है कि तुम उसे रामेन तो खाने देते। प्रिंस कहता है कि अगर यून का पेट खराब हो जाता तो रानी तुम पर अपना सारा गुस्सा निकालती और रानी ने हमारी शादी की रिक्वेस्ट ठुकरा दी है। हुईजू कहती है कि ये तो होना ही था। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ससुराल वाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। वैसे अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे बुली करा तो तुम किसकी साइड लोगे? मान लो मेरे और रानी के बीच लड़ाई हो गई तो तुम क्या करोगे? आयन कहता है कि मैं तुम्हारी साइड लूंगा। फिर वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके बिल्कुल करीब आकर कहता है कि मुझे तुम पर लट्टू होकर दिखाना पड़ेगा ताकि सबको ये शादी असली लगे। उसके इतने पास होने से हुईजू हड़बड़ा जाती है। थोड़ी देर बाद आयन लेडी चोई से लड़ रहा होता है क्योंकि वो हुईजू को अपने कमरे में रखना चाहता है और लेडी चोई इसके लिए मना कर रही होती है। आयन के पीछे से आकर हुईजू अपने चेंज करने के लिए कपड़े मंगवाती है। ये सब देखकर लेडी चोई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये देखकर आयन को भी हंसी आ जाती है। रात को सोते टाइम आयन हुईजू को सोफे पर सोने के लिए कहता है, लेकिन हुईजू बेड के बीच में तकियों की दीवार बनाकर सोने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों ही कंबल को अपनी तरफ खींचने लगते हैं और कंबल को लेकर दोनों में घमासान खींचातानी होने लगती है। बाहर से लेडी चोई और बाकी मेड्स उनकी आवाजें सुनकर कुछ और ही समझने लगती हैं। अगली सुबह देर तक आयन बड़े मजे से सो रहा होता है। यून आकर उसे उठाता है और बताता है कि हुईजू अपने ऑफिस चली गई है। जब हुईजू ऑफिस पहुंचती है तो उसे कल के कपड़ों में देखकर सेक्रेटरी डो चौंक जाती है। वो सबको ये दिखाना चाहती थी कि कल रात वो घर नहीं गई थी। उधर इनप्योंग यून से मिलने राजमहल पहुंचता है। इनप्योंग राजा का नाना है। यून से उसे पता चलता है कि अभी भी उसे अपने फादर सपने में दिखाई देते हैं, जिस वजह से वो सो नहीं पाता और उसे डर लगता है। इनप्योंग को याद आता है कि शादी के वक्त राजा ने भी कहा था कि उसे डर लग रहा है। उस वक्त आयन ने आकर अपने भाई को कॉलर से पकड़कर कहा था कि मैंने तुम्हें चांस दिया था, अब आगे जो भी होगा उससे तुम्हें खुद ही निपटना होगा। अब वो यून से कहता है कि तुम डरो मत, तुम्हारे नाना हमेशा तुम्हारी साइड रहेंगे। राजमहल में ही काम करते टाइम आयन अपने भाई की फोटो देखकर उसे याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ हुईजू इंटरनेट पर अपने बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स पढ़ रही होती है। तभी मिनसुक उससे मिलने आता है। हुईजू के ऑफिस की लड़कियां उसे देखकर पागल हो रही होती हैं।
अंदर मिनसुक हुईजू से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुमने और प्रिंस ने अभी डेटिंग शुरू की है। क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो? हुईजू हाँ बोलते हुए कहती है कि मैं हर वक्त उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि रॉयल फैमिली उसकी शादी किसी और से कराना चाहती है, इसलिए मुझे उससे अभी शादी करनी है। तुम प्राइम मिनिस्टर हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी अप्रूव करवाओ। ये सुनकर मिनसुक का मूड ऑफ हो जाता है। उधर ह्यून प्रिंस को बताता है कि रानी ने बीमारी का बहाना बनाकर सबसे दूरी बना ली है, ताकि उन्हें आपके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना देनी पड़े। तभी हुईजू उसे कॉल करती है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि आयन की कुछ फैन गर्ल्स आकर हुईजू को अंडे मारना शुरू कर देती हैं। वो हुईजू को चालाक लोमड़ी कहकर बुलाती हैं और कहती हैं कि प्रिंस को फंसाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ऐसा कहकर वो हुईजू पर अंडे फेंकने लगती है। हुईजू के चिल्लाने की आवाज सुनकर आयन को उसकी फिक्र होने लगती है। हुईजू फोन काटकर उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। उसके चिल्लाने से वो लड़कियां डर जाती है। हुईजू उन्हें लेक्चर देते हुए कहती है कि इस टाइम तो तुम्हें अपनी पढ़ाई में बिजी होना चाहिए था। क्या प्रिंस तुम्हारे खाने का खर्चा देता है? एक लड़की कहती है कि वो हमारी स्टडी के लिए रॉयल स्कॉलरशिप देते हैं। हुईजू उन्हें डांटते हुए कहती है कि वो रुपए तुम्हारी पढ़ाई के लिए है, ना कि अंडे खरीदकर किसी पर मारने के लिए। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने आयन को सिड्यूस किया है? मेरा मन तो है कि मैं तुम सबके खिलाफ लीगल एक्शन लूं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। दूसरी तरफ बेचारे आयन पर काम का बोझ पड़ा होता है। दूसरी तरफ मिनसुक प्रेयर करने चर्च जाता है। चर्च के पार वो फादर से मिलता है और कहता है कि मेरी फ्रेंड की शादी होने वाली है, इसलिए मैं उसके लिए प्रे करने आया था। फादर कहते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत लकी है जो तुम उसकी खुशियों के लिए प्रे कर रहे हो। मिनसुक कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो शादी करे, लेकिन मैं उसे रोकना भी नहीं चाहता। उसे याद आता है कि स्कूल टाइम में हुईजू प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड की चाबियां चुरा रही थी। मिनसुक उसे ये करते हुए देख लेता है, लेकिन वो उसे रोकता नहीं, बल्कि बाहर से आती टीचर को बहाना बनाकर दूसरी तरफ भेज देता है। उसका हुईजू के लिए एक सिंपल रूल था, अगर हुईजू को कुछ पसंद है, भले ही वो गलत क्यों ना हो, वो हमेशा उसे सपोर्ट करेगा। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। हुईजू अपने घर पहुंचती है, जहां उसके फादर उसका वेट कर रहे होते हैं। अंदर जाकर हुईजू उन्हें अपने स्कैंडल के बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहती है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि जरूर ये तुम्हारा अटेंशन पाने का कोई नया तरीका होगा। वो कहते हैं कि कल तेजू की मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, शायद तुम्हें याद ही होगा। हुईजू को याद आता है कि जब बचपन में उसे उसकी मॉम ने छोड़ दिया था, तो वो अपने डैड के घर के बाहर घंटों तक खड़ी रही। जब तेजू की मॉम और उसके डैड साथ में आते हैं, तब तेजू की मॉम पूछती है कि तुम कौन हो? वो एक अच्छी लेडी थी। हुईजू अपने डैड की तरफ इशारा करके कहती है कि ये मेरे डैड हैं। मेरी मॉम का नाम ली जू यून है। ये सुनते ही तेजू की मॉम चक्कर खाकर गिर जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हुईजू वहीं रहने लगती है और बचपन से ही वो तेजू को मेरी सेम चीज अपने लिए मांगती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे लालच का कोई अंत नहीं है, तुम कंपनी से दूर रहो। हुईजू कहती है कि अगर मैं दूर नहीं रहूं तो क्या होगा? वो कहते हैं कि फिर मैं तुम्हें अपनी फैमिली से निकाल दूंगा। ये सुनकर हुईजू अपने फादर का नाम लेते हुए कहती है कि आप चाहते हो कि मैं तेजू के लिए सब छोड़ दूं। एंड में उसे सब मिलेगा क्योंकि वो बेस्ट है। उससे अच्छा तो मैं उसे जान से मार दूं। ये सुनकर उसके फादर चिढ़ जाते हैं। हुईजू कहती है कि अब तक मुझसे लड़ने वाले सारे लोग आपकी तरह ही थे, सब उल्टे सीधे दांव चलकर बस मुझसे जीतना चाहते हैं। शायद सब में कॉन्फिडेंस की कमी है, पर मुझे इसकी आदत हो चुकी है। ऑल द बेस्ट, वैसे एंड में मुझे ही जीतना है। ऐसा कहकर वो चली जाती है। बाद में हुईजू अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, तभी उसे आयन की कॉल आती है। फोन उठाते ही आयन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? अपने लिए उसकी केयर देखकर हुईजू इमोशनल हो जाती है और बाद में बात करने को कहकर कॉल काट देती है। अब वो अपने बचपन का याद करने लगती है। हुईजू को उसके फादर से कभी प्यार, दुलार, गिफ्ट कुछ नहीं मिला, इसलिए उसे ये बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी कि उसे खुद ही सब हासिल करना होगा और इसके लिए उसे सबसे लड़ना पड़ेगा। तभी उसकी डोरबेल बजती है। वो घर में अकेली रहती है।
अपनी सेफ्टी के लिए वो बेसबॉल बैट उठाकर गुस्से में तमतमाते हुए दरवाजा खोलती है। बाहर आयन खड़ा होता है। हुईजू पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें इस टाइम यहाँ होना चाहिए? आयन कहता है कि क्या इतनी रात को तुम घर में बेसबॉल खेल रही हो? हुईजू कहती है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। आयन अंदर आ जाता है। उधर पूरे राजमहल में बेचारा ह्यून आयन को परेशान होकर ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ आयन हुईजू को सैंडविच देता है। हुईजू पूछती है कि क्या तुम खुद ये लेकर आए? थोड़ी देर पहले आयन सैंडविच लेने आउटलेट जाता है। वहाँ का स्टाफ उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। वहाँ प्रिंस को रिझाने वाली हुईजू के नाम से कॉम्बो बिक रहा होता है। आयन हुईजू से कहता है कि ये कॉम्बो काफी फेमस हो रहा है। ये सुनकर हुईजू हंसने लगती है और फिर आयन भी हंसने लगता है। फिर हुईजू कहती है कि आज तुम्हारी फैंस ने मुझ पर अंडे फेंके। आयन पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है? हुईजू कहती है कि मैं ठीक हूँ। उधर राजमहल में रानी हुईजू की फोटो देखकर किसी को कॉल करके उसके बारे में पता करने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आयन के महल में अफरा तफरी का माहौल होता है। थोड़ी देर बाद आयन हुईजू को लेकर वहाँ आता है और सबसे कहता है कि कुछ दिनों के लिए ये यहीं रहेगी। आजकल सबकी नजरें इस पर है और मुझे इसकी फिक्र हो रही है। हुईजू दिखावे के लिए उसके साथ खूब लवी डवी प्ले करने लगती है। ये देखकर सारे एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं। स्टुअर्ट किम हुईजू को उसके कमरे में ले जाता है। हुईजू सबसे बहुत अच्छे से बात करती है। किम से तो उसकी खूब पटने लगती है। वो उसे योर लेडीशिप कहकर बुलाता है। आयन अभी भी काम कर रहा होता है। हुईजू भी उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। रानी की जासूस ली भेज लेने के लिए हुईजू के कमरे में जाती है, लेकिन हुईजू वहाँ नहीं होती। आयन होने वाली राजसी पूजा की तैयारी कर रहा होता है। हुईजू पूछती है कि तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? आयन हंसते हुए कहता है कि ये पूछने में तुमने कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दी। हुईजू कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ। आयन उसे उसकी ही बातें बोलता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास अंधा पैसा है, तुम बहुत सुंदर हो। हुईजू कहती है कि ये तो है। आयन कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं राजा बनना चाहता हूँ तो सब मेरी बुराई करेंगे और मुझ पर कीचड़ उछालेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझोगी। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं। नेक्स्ट डे रानी राजसी पूजा के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसे एक मैसेज आता है और वो अपना जाना कैंसिल कर देती है। दूसरी तरफ अचानक से आयन के महल में कुछ लोग जबरदस्ती करते हुए घुस जाते हैं। किम जाकर हुईजू को उठाता है। हुईजू उनसे पूछती है कि तुम लोग कौन हो? वो कहते हैं कि हम लोग स्पेशल पुलिस हैं जो राजमहल में लगी आग की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो हुईजू को उसकी फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि उस दिन तुम महल के वर्जित हिस्से में गई थी। हुईजू कहती है कि मैं रास्ता भटक गई थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने आग लगाई? उनका लीडर कहता है कि वो तो हमें जांच के बाद ही पता चलेगा। वैसे भी तुमने पब्लिकली कहा है कि राजसी परिवार एक पैसों का कुआं है, हमें राजतंत्र खत्म कर देना चाहिए। हुईजू पूछती है कि क्या तुम्हारे पास वारंट है? लीडर कहता है कि रॉयल परिवार से रिलेटेड केस की जांच के लिए हमें वारंट की जरूरत नहीं होती। ऐसा कहकर वो उसका सारा सामान ले जाने लगते हैं। उधर उसके ऑफिस में भी सेम सिचुएशन होती है, लेकिन आयन के महल के लोग हुईजू की पूरी हेल्प करते हैं। किम उसके लिए खाना लेकर आता है। हुईजू आयन को कॉल कर रही होती है। किम कहता है कि पूजा में फोन नहीं ले जाते हैं। आयन पूजा में बिजी होता है। हुईजू सेक्रेटरी डो को वहाँ जाने के लिए कहती है। बेचारी सेक्रेटरी पूरे रास्ते भागते हुए जाती है। तभी किम हुईजू से कहता है कि आज पूजा है तो आम लोगों को अंदर जाने की मनाही ही होगी। तभी हुईजू को कुछ याद आता है। थोड़ी देर बाद वो स्पेशल पुलिस के साथ चली जाती है। उधर सेक्रेटरी डो को गार्ड्स अंदर नहीं जाने देते। तभी किम स्कूटर में उसका नाम लेते हुए एंट्री लेता है और गार्ड के पास आकर आयन की ऑर्डर प्लेट दिखाता है। थोड़ी देर पहले ही हुईजू ने टॉयलेट फ्लश से उसे ये निकाल कर दिया था। आयन की ऑर्डर प्लेट से दोनों अंदर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन पूजा के बीच में वो नहीं जा सकते और पूजा खत्म होने से पहले आयन भी नीचे नहीं आ सकता। तभी सेक्रेटरी डो की नजर ह्यून पर पड़ती है। वो भेष बदलकर उसके पास पहुंचती है और उसे कहती है कि हमें अभी जाना होगा। उसे ऐसे वहाँ देखकर ह्यून कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ स्पेशल पुलिस हुईजू को राजमहल में लेकर आती है। तभी आयन ह्यून और सेक्रेटरी डो के साथ वहाँ आ जाता है।
लीडर प्रिंस से पूछता है कि आप पूजा के बीच में से यहाँ कैसे आए। आयन कहता है कि यून वहाँ पूजा कर रहा है, लेकिन बिना राजा या मेरी परमिशन के तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी पीछे से रानी आकर कहती है कि मैंने इसकी परमिशन दी थी। मैंने सुना कि राजमहल में आग लगाने वाला पकड़ा गया था, ये भी वहाँ थी, तो ये सबूत मिटा सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आ जाओगे। ये सब रानी की सोची समझी चाल थी। उसने उस वक्त को चुना जब आयन का आना नामुमकिन था। आयन पूछता है कि क्या इसके खिलाफ कोई सबूत है। रानी कहती है कि ये राजतंत्र को इंसल्ट करने वाले कपड़े पहनकर आई। इसने गेस्ट को धमकाया। क्या इतना काफी नहीं है? और मैंने तो सुना है कि आग लगने के वक्त ये गायब थी। ये सब इसकी इज्जत उछालने के लिए काफी है। आयन कहता है कि इस हिसाब से तो मुझे भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। रानी पूछती है कि क्या तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है? आयन कहता है कि आप अपने बारे में सोचो, क्या आपका कॉन्फिडेंस टिक पाएगा? दोनों के बीच आग की चिंगारी सुलगने लगती है। तभी ह्यून सेक्रेटरी को इशारा करता है। सेक्रेटरी हुईजू को जोर से लात मारती है। हुईजू लड़खड़ाकर गिर जाती है। आयन उनका इशारा समझ जाता है। वो हुईजू को गोद में उठा लेता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। रानी उसे रोकती है तो हुईजू बेहोश होने का नाटक करती है। आयन रानी से कहता है कि आप स्पेशल पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए आ सकती हो, और ऐसा कहकर वो हुईजू को लेकर चला जाता है। रानी चिढ़ जाती है। आयन हुईजू को लाकर बेड पर फेंक देता है और उठने के लिए कहता है। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ आने के लिए क्यों मानी? हुईजू कहती है कि वो लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए। क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा? आयन कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? हुईजू कहती है कि ये तो मेरे लिए हर साल का खेल है। आयन कहता है कि रानी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि इससे मुझ पर भी बात आएगी, जिससे मामला और बिगड़ जाएगा। हुईजू कहती है कि वैसे आज तो मजा आ गया। सबने देखा कि रानी मुझसे बदला लेना चाह रही थी और तुम मुझे डिफेंड कर रहे थे। आयन हंसते हुए कहता है कि महल के लोग ऐसी गॉसिप्स नहीं करते हैं। हुईजू कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, देखना ये बात आग की तरह फैल जाएगी। अब तक तो उन्होंने इसे किसी फिल्मी ड्रामा की तरह फैला दिया होगा, और सच में मेड से लेकर गार्ड्स तक सब उनकी बातें कर रहे होते हैं। रानी अलग से गुस्से में होती है। बाद में आयन हुईजू को छोड़ने महल के बाहर तक आता है और उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। ये देखकर महल का स्टाफ चौंक जाता है। हुईजू चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बड़ी स्टाइल से आयन के महल में वापस जाती है। वहाँ सारे लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। किम से तो वो कुछ ज्यादा ही खुश होती है। फिर रात को वो याद करती है कि कैसे आयन ने उसे गोद में उठाया था। तभी आयन उसे कॉल करता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। आयन कहता है कि कल से तुम्हारे साथ एक गार्ड रहेगा। वो पूछती है कि क्या ये बिना शादी के अलाउड है? आयन ना कहता है। हुईजू कहती है कि ये तुम्हारा एक और स्टंट है ना? वो कहता है कि तुम यही समझ लो। हुईजू कहती है कि फिर मैं भी कुछ करती हूँ। कुछ देर बाद वो राजमहल की दीवार के पास जाती है और आयन को कॉल करती है। आयन दीवार के एक साइड से आकर खड़ा होता है। दूसरी तरफ से हुईजू चढ़ती है और कहती है कि सबको ये दिखाने के लिए कि हम प्यार में पागल है, इतना तो हमें करना पड़ेगा। इसके बाद वो उसे नींद के लिए एक हर्बल टी और दवाई देती है। आयन मना करता है तो वो उसे डांटते हुए कहती है कि तुम उस दिन के बाद डॉक्टर के पास नहीं गए ना। आयन चुप रहता है। हुईजू इखलाते हुए कहती है कि देखो मैं कितनी अच्छी वाइफ बनूंगी। आयन उसे घूरता रहता है। फिर वो उसके चेहरे पर अपना हाथ रखता है। हुईजू पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? आयन उसे वैसे ही रहने के लिए कहता है और फिर वो अचानक से उसे किस कर देता है। अचानक से उसके किस करने से हुईजू की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये इस एपिसोड का सबसे रोमांटिक सीन्स में से एक है कि हम देखते हैं कि कोई हुईजू और प्रिंस की फोटो खींच रहा होता है। हुईजू तो प्रिंस के किस करने से शॉक में होती है। आयन उसके पास आकर कहता है कि साइड से कोई हमारी फोटो ले रहा है। हुईजू कहती है कि चलो हम दूसरे एंगल से किस करते हैं ताकि हमारी फोटो साफ साफ आ सके। ऐसा करके वो आंखें बंद करके किस करने के लिए रेडी हो जाती है। उसकी ऐसी क्यूट सी हरकत देखकर आयन को बहुत हंसी आती है। नेक्स्ट डे राजमहल में जाते टाइम आयन वहाँ के काम करने वालों को कल रात की किस के बारे में बात करते सुनता है। फिर वो मीटिंग में पहुँचता है।
वहाँ वो कहता है कि अब हम ऑफिशियल स्टेटमेंट को और ज्यादा नहीं रोक सकते। बाकी लोग उसे कहते हैं कि तुम हुईजू से रिलेशनशिप की बात से मुकर जाओ। इनप्योंग कहता है कि वो एक मामूली लड़की है। आयन कहता है कि राजकुमार अपने मजे के लिए किसी भी लड़की को किस कर सकता है। क्या आप सभी लोगों के सामने मेरी ये इमेज बनाना चाहते हो? तभी मिनसुक कहता है कि आपको अपने रिश्ते को मान लेना चाहिए, लेकिन आपको ये कहना होगा कि हमने अभी डेटिंग शुरू की है और अभी हमारी शादी का कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी लोगों के अभी भी ऑब्जेक्शन उठाने पर मिनसुक कहता है कि यंग लोगों का प्यार में पड़ना आम बात है। इनप्योंग प्रिंस से कहता है लेकिन उसे तुम्हारे महल से जाना होगा। आयन चिढ़ते हुए कहता है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद उस पर अंडे फेंके गए, उसे हर तरफ से क्रिटिसाइज किया जा रहा है और अब तो उसकी मुझे किस करते हुए फोटो भी आ गई है, वो भी राजमहल में इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद। अगर मेरे महल से जाने के बाद उसे कुछ हो गया तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लोगे? इनप्योंग कुछ नहीं कह पाता। आयन कहता है कि आगे चलकर हम अलग हो सकते हैं या शायद हम शादी भी कर सकते हैं। मेरे महल में ऑलरेडी इतने लोग रहते हैं, एक और के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मिनसुक कहता है कि अगर हुईजू आपके महल में रहेगी तो आपको राजमहल वापस आना होगा, वरना सब यही कहेंगे कि एक लड़की की वजह से राज परिवार में दरार पड़ गई। बाद में जब रानी को ये सब पता चलता है तो वो अपने फादर पर बहुत चिल्लाती है। वो कहती है कि भले ही शादी कैंसिल हो गई है, लेकिन उन दोनों के रिश्ते को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा होने से उस लड़की को राजमहल में स्टेटस मिल जाएगा। इनप्योंग चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये सब पता था तो तुम्हें अपनी फालतू की चालें नहीं चलनी चाहिए थी। जो जैसा था अगर तुमने उसे वैसे ही रहने दिया होता तो हमारे पास उन्हें कंट्रोल करने के कई मौके थे। रानी पूछती है कि क्या आपके पास कोई प्लान है? इनप्योंग कहता है कि प्रिंस का ससुर बनने की चाहत रखने वालों की कमी नहीं है और हुईजू पर भी काफी लोगों की नजर है। अगर ऐसे में कुछ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद राजमहल की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी जाती है और न्यूज में ये बात फैल जाती है। तभी प्रिंस हुईजू से मिलने पहुंचता है। फिर अकेले में अपनी फोटो अखबार में देखकर हुईजू कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हमें दोबारा किस करनी चाहिए। आयन कहता है कि तुम्हें इस फोटो की पड़ी है। हुईजू कहती है कि सुर्खियों में या तो बहुत सेक्सी खबरें आती हैं या फिर बिल्कुल बेशर्मी वाली खबरें आती हैं। कुछ सोचते हुए वो अपनी जीभ को होठों पर फिराने लगती है। उसे ऐसा करता देखकर आयन को उनकी किस वाला मोमेंट याद आने लगता है। हुईजू उसका फेस पकड़कर कहती है कि जितनी जल्दी हमारी शादी होगी उतनी ही जल्दी हम डिवोर्स ले सकेंगे। आयन कहता है कि रॉयल वेडिंग स्टेप बाय स्टेप तरीके से होती है। हुईजू कहती है कि हम दोनों के पास इतना टाइम नहीं है, हमें बाकी सबको सोचने का टाइम नहीं देना है। इसके बाद वो उसके करीब आकर कहती है कि क्या तुम्हारे पास अभी टाइम है? आयन थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है कि अभी तो मैं फ्री हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम हुईजू को तैयार करता है। थोड़ी देर बाद हुईजू स्टाइलिश बनकर बाहर जाती है। आयन उसे देखता रह जाता है। फिर वो कहता है कि ये नहीं चलेगा, कहीं तुम एक बिगड़ैल राजकुमारी से असली राजकुमारी तो नहीं बन गई। ये सुनकर हुईजू मुंह बनाते हुए वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद हुईजू ने नॉर्मल कपड़ों में बाहर आती है। किम आयन से कहता है कि मैं इन्हें चेंज करवा कर लाता हूँ। आयन कहता है कि ये ऐसे ही ठीक है। फिर वो दोनों हाथों में हाथ डालकर चले जाते हैं। कार में हुईजू आयन के हाथ में शीशा पकड़ाकर अपने को निहारने लगती है। ह्यून कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही सिंपल हो गया। हुईजू आयन की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, ये थोड़ा डल और ओल्ड फैशन तो लग रहा है। फिर वो उसकी जेब से रुमाल निकालकर ह्यून से पूछती है कि क्या ये अब ठीक लग रहा है। ह्यून कहता है कि वैसे मैं आपके बारे में कह रहा था। हुईजू कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। वो अपने को शीशे में देखकर अचानक से अपना हाथ फेस के आगे कर लेती है और फिर स्टाइल से कहती है कि मुझसे तो अपनी ये खूबसूरती नहीं देखी जा रही है। ये सुनकर आयन हंसने लगता है। हुईजू उन्हें लेकर बेसबॉल मैच देखने के लिए जाती है। थोड़ी देर बाद वो आयन के लिए एक टीम की जर्सी लेकर आती है, लेकिन ह्यून कहता है कि प्रिंस इसे नहीं पहन सकते, इससे इनकी इमेज पर असर पड़ेगा। हुईजू कहती है कि मैंने तो सोचा था कि मैचिंग टी शर्ट पहनकर हम और हाइप बनाएंगे। फिर वो ह्यून को जर्सी पहनने के लिए दे देती है।
लेकिन ह्यूजू के जाते ही आयन ह्यून से जर्सी ले लेता है और कहता है कि तुम इसे नहीं पहन सकते। जब ह्यूजू ऊपर जाती है तो उसे वहाँ तेजू और उसकी भाभी मिलते हैं। प्रिंस उनसे थोड़ी बातें करता है। ह्यूजू देखती है कि मिनसुक वहाँ चीफ गेस्ट बनकर आया होता है। मैच शुरू होने के बाद मिनसुक प्रिंस और ह्यूजू के पास जाकर बैठ जाता है। ह्यूजू प्रिंस से खाने के लिए कहती है, वो मना कर देता है। ह्यूजू कहती है कि तुम्हारे तो अलग ही नखरे हैं। मिनसुक उसे समझाता है कि फूड क्वालिटी और सेफ्टी के लिए प्रिंस बस रेस्टोरेंट में ही खा सकते हैं। तभी ह्यूजू और प्रिंस मेन स्क्रीन पर शो होने लगते हैं। सारी ऑडियंस उन्हें किस करने के लिए कहने लगती है। आयन ह्यूजू के कान में कुछ कहता है। ह्यूजू सबको इशारे से कहती है कि हम किस नहीं कर सकते। वापस जाते टाइम पूरे रास्ते को प्रिंस के गार्ड्स ने घेरा होता है। ह्यूजू कहती है कि अगर ऐसा ही रहा तो हमारी साथ में फोटो कैसे आएगी। तभी मिनसुक ह्यूजू से डिनर पर चलने के लिए कहता है। ह्यूजू एक्साइटेड हो जाती है। उनकी बातों से आयन चिढ़ रहा होता है। ह्यूजू कहती है कि मैं मिनसुक के साथ डिनर करने जा रही हूँ, तुम अकेले वापस चले जाओ। आयन कहता है कि हम साथ में आए थे, ऐसे अलग अलग जाना ठीक नहीं होगा, मैं भी डिनर पर चलता हूँ। वापस जाने से पहले ह्यूजू एक बार फिर उछल उछल कर अपनी फोटो खिंचाने की कोशिश करती है। ये देखकर मिनसुक को भी हंसी आ जाती है। तभी आयन आकर कहता है कि शायद तुम्हारे पास ऑफिस में काम नहीं है। उसके ताने सुनकर बेचारा मिनसुक कंफ्यूज हो जाता है। रेस्टोरेंट में खाना आने पर ह्यूजू आयन से खाना खाने के लिए कहती है। मिनसुक उसे बताता है कि रॉयल फैमिली कच्चा मांस नहीं खा सकते, ऐसा नियम बनाया गया है। ह्यूजू पूछती है कि क्या मुझे भी ये रूल मानना पड़ेगा, फिर कोई लाइफ कैसे एंजॉय करेगा। मिनसुक कहता है कि इसलिए तुम्हें प्रिंस से शादी नहीं करनी चाहिए, वहाँ बहुत पाबंदियाँ होती है। ह्यूजू आयन से पूछती है कि और क्या क्या नहीं कर सकते। आयन को याद आता है कि बचपन में खेलते टाइम उसने अपने भाई का ड्रैगन रोप पहन लिया था। ठीक उसी टाइम राजा वहाँ आ जाते हैं। आयन को ड्रैगन रोप पहना देखकर वो उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि राजकुमार के पद का मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बेचारा आयन रोते हुए वापस जाता है। उस दिन उसे कुछ रूल बताए जाते हैं। वो लाल कलर नहीं पहन सकता क्योंकि ये राजा का कलर होता है। वो राजा के आगे नहीं चल सकता और वो राजा की बात को भी नहीं टाल सकता। ये सब याद करके आयन ह्यूजू से कहता है कि अभी तुम्हें जो खाना है खा लो, बात का कुछ पता नहीं। राजमहल पहुंचने पर मिस चोई उस पर सवालों की झड़ी लगा देती है। वो कहती है कि ह्यूजू को किसी भी चीज की तमीज नहीं है। आयन कहता है कि अभी वो रॉयल फैमिली की मेंबर नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मिस चोई कहती है कि आगे चलकर तो वो आपकी वाइफ बनेगी, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप लड़कियों के बारे में कुछ नहीं कर सकते और रानी का उसे कुछ सिखाना मुमकिन नहीं है, इसलिए अब मैं ही उसे सब सिखाऊंगी। ये देखकर आयन और ह्यून के तोते उड़ जाते हैं। बेचारे आयन के पास हाँ बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। नेक्स्ट डे सुबह सुबह ह्यूजू का सामना मिस चोई से होता है। ह्यूजू जाकर उससे बात करती है, लेकिन मिस चोई के कुछ बोलने से पहले ही वो फोन पर बात करते हुए वहाँ से निकल जाती है। जब आयन को ये बात पता चलती है तो वो बहुत हंसता है। वो ह्यूजू से कहता है कि मिस चोई तुम्हें रॉयल फैमिली के बारे में सब सिखाएंगी। फोन रखने के बाद ह्यून उससे पूछता है कि क्या आप दोनों सच में स्कूल में क्लोज नहीं थे? अभी तो आप लोग बहुत क्यूट कपल लगते हो। ये सुनकर आयन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उधर ऑफिस में सेक्रेटरी डो ह्यूजू को प्रिंस से किस को लेकर छेड़ रही होती है। वो उन दोनों का बहुत मजाक बनाती है। दूसरी तरफ देयोंग तेजू से कहती है कि अगर प्रिंस की शादी ह्यूजू से हो जाती है तो कैसल ग्रुप तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि रॉयल्स को बिजनेस करना अलाउड नहीं है। तेजू कहता है कि अगर उसने शादी के बाद प्रिंस से डिवोर्स ले लिया तो। देयोंग कहती है कि क्या इससे पहले कभी कोई रॉयल डिवोर्स हुआ है? हमें ह्यूजू की शादी को फुल सपोर्ट करना चाहिए ताकि तुम्हें कैसल ग्रुप मिल सके। उधर जब ह्यूजू शॉपिंग कर रही होती है तो सेक्रेटरी डो उसकी कार के बारे में पूछती है। ह्यूजू कहती है कि किसी ने मेरी कार को टक्कर मार दी थी, इसलिए वो कार रिपेयरिंग ले गई है। सेक्रेटरी डो को ये सब कुछ अजीब सा लगता है। रात को ह्यूजू सबके लिए गिफ्ट्स लेकर महल पहुंचती है। तभी मिस चोई के आते ही सब भाग जाते हैं। अंदर जाकर मिस चोई ह्यूजू को रॉयल फैमिली के तौर तरीके सिखाना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो ह्यूजू की चाल ढाल पर काम शुरू करती है। दूसरी तरफ राजमहल में रानी भी ह्यून को सारे चाल चलन सिखा रही होती है।
उधर ह्यूजू मिस चोई को ही योगा सिखाने लगती है। वो कहती है कि आपकी बॉडी में काम कर करके बहुत अकड़न आ गई है। वो मिस चोई की खूब मालिश करती है। तभी आयन वहाँ आता है। उसके आते ही हुईजू किसी ट्रेजिक हीरोइन की तरह दौड़कर उसके गले लग जाती है और उसे धमकाते हुए कहती है कि तुम मिस चोई को यहाँ से ले जाओ। आयन मिस चोई को अपने साथ चलने का ऑर्डर दे देता है। नेक्स्ट डे आयन और मिनसुक शतरंज खेल रहे होते हैं। आयन पूछता है कि तुमने मेरी शादी के लिए ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? मुझे लगा था कि तुम एक बार तो मना करोगे। मिनसुक कहता है कि तुम अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से कुछ भी करने का डिसाइड कर सकते हो, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो हमारा देश तबाह हो जाएगा। आयन कहता है कि तुम सही बोल रहे हो। मिनसुक कहता है कि मैंने सारा मामला निपटा लिया है, अब रानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। महल में मिस चोई ह्यूजू को रॉयल फैमिली के बारे में बता रही होती है। तब ह्यूजू को पता चलता है कि 20 साल पहले आयन की मॉम गुजर गई थी। 7 साल बाद उसके फादर चल बसे और 3 साल पहले ही उसके बड़े भाई की डेथ हो गई थी। ये सुनकर ह्यूजू जोर जोर से रोने लगती है और बाकी की स्टडी बीच में ही छोड़कर चली जाती है। बाद में रिसर्च करने पर उसे पता चलता है कि आयन की मॉम की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई। उसके फादर हार्ट अटैक से मरे और उसके भाई की आग में जलने से डेथ हो गई। हुईजू को इन सब में कुछ कनेक्शन तो नजर आता है। वो आयन को कॉल करती है, लेकिन आयन बिजी होता है। उधर राजमहल में रानी आयन को किम फैमिली की बेटी जियोंग से मिलवाती है। नेक्स्ट डे रॉयल्स के डिनर में वो आयन को जियोंग के साथ जाने के लिए कहती है। खुद वो बीमारी का बहाना बनाती है। आयन कहता है कि आजकल आप काफी बीमार पड़ रही हो। वो रानी की अटेंडेंट इम को बुलाकर रानी की बीमारी के बारे में पूछता है, तो वो कुछ नहीं बता पाती। वो उसे आदेश देता है कि रॉयल डॉक्टर्स को कहें कि वो रानी को दिन में 3 बार आकर देखें और ये बीमारी बाकियों को ना फैले। इसलिए रानी के ठीक होने से पहले उनसे कोई नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि यून और इनप्योंग भी नहीं। ये सुनकर रानी टेंशन में आ जाती है। जाने से पहले वो कहता है कि मैं कल के डिनर में अकेले जाऊंगा। उसके जाने के बाद जियोंग रानी से कहती है कि शायद मैंने प्रिंस को नाराज कर दिया। रानी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, शिकार करने के लिए पेशेंस होना सबसे जरूरी होता है। आयन ह्यून से जियोंग के बारे में पता करने को कहता है। ह्यून उसे बताता है कि हुईजू आपको कॉल कर रही थी। आयन ह्यूजू को कॉल करता है और कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जो भी कहना है जल्दी कहो। हुईजू गुस्से से पागल होने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में रखती है और कहती है कि मैं बस एक ही बार ये बोलूंगी, तो ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारी साइड हूँ। ये सुनकर आयन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। हुईजू कहती है कि मेरा मतलब है कि तुम्हारी सक्सेस से ही मेरी सक्सेस जुड़ी है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसलिए ज्यादा एक्साइटेड मत होना। आयन चुपचाप सब सुनता रहता है। हुईजू बड़बड़ाती है कि शायद इसने फोन रख दिया है। ऐसा कहकर वो फोन काट देती है। उसकी बातें सुनकर आयन हंसने लगता है। उधर स्कूल में यून आम बच्चों की तरह रहना चाहता है। तभी मिनसुक वहाँ आता है। वो यून को हिस्ट्री के लेसन देता है। घर जाते टाइम गाड़ी से बाहर बच्चों को देखकर यून बड़बड़ाता है कि काश मैं भी इनकी तरह खेल पाता। तभी वो मिनसुक से एक रिक्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ महल में हुईजू की ट्रेनिंग अभी भी जारी रहती है। मिस चोई अभी भी उसे छोड़ने को रेडी नहीं होती। तभी यून मिनसुक के साथ वहाँ आता है। हुईजू उसका मन बहलाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में वो यून और बाकी सब मिलकर गेम खेलने लगते हैं। अटेंडेंट इम कहती है कि आजकल वो काफी घबराए हुए हैं। मिनसुक कहता है कि वो एक बच्चे ही तो हैं। काश राजा बनने की मिनिमम एक उम्र होती। दूसरी तरफ देयोंग अपनी सहेलियों से मिलने जाती है, जहाँ एक सहेली उसे ताने मारने लगती है। देयोंग भी पीछे नहीं रहती और उसे बराबर जवाब देती है। घर लौटते टाइम देयोंग गाड़ी में खूब चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि मेरा मन तो था कि मैं उसे बालों से खींचकर पीट दूं। तेजू कहता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। वो पूछती है कि क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ। तेजू कहता है कि अगर तुम्हारा मन करे तो जरूर करना, मैं सेटलमेंट का खर्चा देख लूंगा। उसकी बातों से देयोंग पिघल जाती है। दूसरी तरफ किंग यून महल में सबके साथ गेम खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। वो मिनसुक और अटेंडेंट इम को भी शामिल कर लेते हैं। यून इतना खुश कभी नहीं हुआ था। खेलते टाइम वो ह्यूजू से कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। ह्यूजू मान जाती है। जीतने के बाद यून अपनी विश बताता है। वो ह्यूजू की सुपर कार में घूमना चाहता है। अटेंडेंट इम उसे मना करती है।
यून कहता है कि पूरी कंट्री में ये एक ही कार है। वो बेचारे सा मुंह बनाकर ह्यूजू को देखता है। ह्यूजू बेचारी सा फेस बनाकर मिनसुक को देखती है, लेकिन मिनसुक भी मना कर देता है। अब यून जमीन पर लेटकर जिद करने लगता है। हारकर उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। उधर आयन राजमहल से अपने महल के लिए निकलता है। यून उसे बता देता है कि यून मिनसुक के साथ उसके महल में है। आयन खुद ड्राइव करके जाता है। दूसरी तरफ ह्यूजू खुद ड्राइव करने जाती है, क्योंकि वो अपनी ये कार किसी को नहीं चलाने देती। अटेंडेंट इम उसे सारे इंस्ट्रक्शन देती है। उनके जाने के बाद मिनसुक ह्यूजू की कार के पीछे जाने का प्लान बनाता है और बाकी सिक्योरिटी की कारें उसके पीछे रहती हैं, ताकि रानी तक ये बात ना पहुंच सके। इसके बाद वो सब निकलते हैं। यून ह्यूजू से कार तेज चलाने को कहता है। ह्यूजू कार थोड़ी तेज करती है। यून बहुत एंजॉय कर रहा होता है। ह्यूजू ब्रेक मारती है तो कार हल्की होने की जगह और तेज हो जाती है। मिनसुक उसकी कार के पास आकर पूछता है कि क्या हुआ। ह्यूजू कहती है कि ब्रेक नहीं लग रहे हैं। अब बीच रोड में ह्यूजू सबसे बचाते बचाते कार निकालने लगती है। वो पुल की तरफ कार मोड़ लेती है और आगे जाकर ग्रिल से टकराकर कार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कार नहीं रुकती। तभी एक और कार आकर उसकी कार के आगे रुकती है और उससे टकराकर ह्यूजू की कार की स्पीड कम होने लगती है। थोड़ा आगे जाकर वो कार रोड के बीच में खड़ी हो जाती है। ह्यूजू की कार की टक्कर उस कार से होती है और फाइनली उसकी कार रुक जाती है। ह्यूजू देखती है कि सामने कार से आयन निकलता है। उसके माथे से खून निकल रहा होता है और यहीं पर इस वीडियो का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।